हेलो जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम देखने वाले हैं मेजर और माइनर। सेम पेपर आप लोग का होता है। अगर आप लोग का मेजर पॉलिटिकल साइंस है या माइनर, इन दोनों में से कुछ भी है, तो आपके लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आप लोगों को कराएंगे 2024-28 में जो मेजर का क्वेश्चन आंसर आया था उसी का। देखिए, मेजर और माइनर का दोनों का सिलेबस सेम होता है। जो मेजर का सिलेबस होता है वही माइनर का सिलेबस, एक ही सिलेबस से क्वेश्चन आया जाता है। दोनों का जो है सिलेबस है इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी, उसी का सिलेबस है। आप देखिएगा जाके वेबसाइट में सिलेबस, तो वही दिया गया है। तो आप लोग का सेम सिलेबस है, इसलिए एक ही पेपर से आप लोग एनालाइज कर पाएंगे कि कैसा क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में आता है, जो आप लोग को प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन दे रहे हैं इसके माध्यम से। और साथ ही 3 क्वेश्चन ऐसे बताने वाले हैं जो आप लोग के एग्जाम में फिक्स है आएगा, हर साल रिपीट होता है वो क्वेश्चन, तो बताने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न आप यहाँ ऑब्जेक्टिव आप लोग टाइप जानते हैं किस प्रकार आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो 1 मार्क्स का 5 क्वेश्चन आता है, जो आप यहाँ देख सकते हैं। 1 मार्क्स का 5 क्वेश्चन, जिसमें 2-3 शब्द लिख देना है, मैक्सिमम 10 शब्द लिखना है। और 5 मार्क्स का 2 क्वेश्चन आता है। 5 मार्क्स का 2 क्वेश्चन आता है। 2 क्वेश्चन बनाना है आप लोग को। और 15 मार्क्स का कितना आता है? 5 क्वेश्चन आता है, सॉरी 6 क्वेश्चन आता है, लेकिन आप लोग को बनाना कितना है? 4 बनाना है। इस प्रकार आप लोग का काउंट नंबर कीजिएगा। 15 चौका 60 हो जाएगा, यहाँ 5 दूनी 10 हो जाएगा, और 5 एकम 5 हो जाएगा। इसी प्रकार आप लोग का आंसर हो जाएगा 60 10 70 5 75, आप लोग का फुलफिल हो जाएगा, यानी 75 फुल मार्क्स है आप लोग का। इसी प्रकार आप लोग का एग्जाम होगा। तो आप लोग को आंसर भी कराने वाले हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कुल कितनी धाराएं हैं, यानी आर्टिकल पूछ रहा है। देखिए, हाउ मेनी आर्टिकल आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं। तो आप लोग जानते होंगे 395। 395 मूल संविधान में, अब यानी जब संविधान बना था तब। और अगर वर्तमान का पूछ लिया जाए तो 445, आप लोग याद रखिएगा कितना, 445। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप लोग याद रखिएगा ये डाटा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, राज्यसभा कितने दिनों तक धन विधेयक यानी वित्त विधेयक यानी पैसा से संबंधित विधेयक को रोक सकता है। तो इसका आंसर होगा 14 दिनों तक। 14 दिनों तक। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सी है, संसद में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। तो अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। तो आप लोग आंसर याद रखिएगा, क्या हो जाएगा? लोकसभा का अध्यक्ष। याद रखिए आप लोग, लोकसभा का अध्यक्ष संसद की संयुक्त अध्यक्षता करता है। तो आप लोग जानते भी होंगे ये क्वेश्चन। डी नंबर है, कब भारत के योजना आयोग को हटाया गया। और योजना आयोग को हटाकर क्या लाया गया था? तो नीति आयोग लाया गया था। और कब हटाया गया था? तो 1 जनवरी 2015। याद रखिए 1 जनवरी 2015। और उसी दिन नीति आयोग को इंट्रोड्यूस किया गया था। और ई नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं। तो आप लोग आंसर बताइएगा 12, लेकिन 12 आप लोग एक जगह मिस कर दिए। क्या होगा इसका आंसर? लोकसभा। अगर राज्यसभा पूछा तो राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत होते हैं, ना कि लोकसभा में। तो लोकसभा में 0 सदस्य मनोनीत होता। पहले होता था 2 सदस्य, लेकिन एंग्लो इंडियन मतलब अंग्रेजी, पहले अंग्रेजी शासन चलता था, तो उसके लिए एक अंग्रेजी शासन लिया था और देसी रियासत से एक लोकसभा का अध्यक्ष लेता था। लेकिन यह कानून 1991 में समाप्त हो गया था। इसी प्रकार 0 हो जाए इसका आंसर। और देखिए, ये जो क्वेश्चन है लोकसभा अध्यक्ष के ऊपर आप लोग का फिक्स है, एग्जाम में क्वेश्चन आ ही जाता है किसी भी प्रकार का। 5 मार्क्स का आ सकता है या 15 मार्क्स का। ये जो क्वेश्चन है VVI है। इसका आंसर मैं नीचे कराऊंगा आप लोगों को। नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य, ये आप लोग जानते हैं, भाग 4 में है। ये सब आंसर आप लोग को नीचे कराने वाले हैं। ये जो आप लोग को 2 नंबर क्वेश्चन बचा है, ये बहुत VVI है, आप लोग के एग्जाम में रिपीट हो सकता है। मेजर और माइनर दोनों के लिए पहले ही बता रहा हूँ। और देख सकते हैं यहाँ पैटर्न जो आप लोग को बताएं, 15 मार्क्स का 4 क्वेश्चन मिलेगा। 4 क्वेश्चन बनाना है, 6 क्वेश्चन मिलता है। तो यहाँ देख सकते हैं पहला क्वेश्चन है, संक्षेप में भारतीय संविधान के अंतर्गत समानता के अधिकार का वर्णन करें। ये भी जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में अब की बार देख लीजिए फिक्स से आएगा 100%। ये आप लोग के एग्जाम में ये क्वेश्चन मैंने देखा 3 बार। आप लोग का प्रीवियस ईयर जब पेपर हुआ है, अगर आप लोग बोलिएगा तो प्रीवियस ईयर पेपर दिखा दूंगा, 3 बार आप लोग के एग्जाम में आया है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व के बीच अंतर स्पष्ट करें। तो ये क्वेश्चन VVI उतना नहीं है, फिर भी कर लेना आप लोग को, हो सकता है आ जाए। भारत की न्यायिक सक्रियता की व्याख्या करें। ये क्वेश्चन आप लोग को देख लेना है। भारतीय प्रधानमंत्री, देखिए ये भी क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में आता है। 7 नंबर जो क्वेश्चन है, हर बार ये क्वेश्चन एक बार आया था 2023 में ही आया था, और एक बार अब की बार 2024 में है। यानी 2023 में 2024-28 सेशन का एग्ज़ाम हुआ था 2025 में, और 2022-26 का एग्ज़ाम हुआ था
उसी के सेशन में आया था 2023 में। डिस्कस द भारतीय संविधान। यहाँ क्वेश्चन 8 नंबर है, भारतीय संविधान में लोकसभा के गठन तथा भूमिका का परीक्षण करें। जैसे कि आप लोग देखते हैं लोकसभा और लोकसभा अध्यक्ष के विषय में बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो 8 नंबर भी आप लोग मानिए VBI है। और 9 नंबर क्वेश्चन है मुख्यमंत्री की नियुक्ति तथा भूमिका पर परीक्षण करें। ये उतना VBI नहीं है, फिर भी आप लोग को कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 10 है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निहित मुख्य सिद्धांतों की विवेचना करना है, यानी उसका विस्तार करना है। क्या क्या है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। तो चलिए आप लोग को आंसर कराते हैं। यहाँ से देखिए आंसर है लोकसभा का अध्यक्ष, जो आप लोग को 5 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। 5 मार्क्स में आप लोग 1 पेज लिखिएगा, ठीक है, 1 पेज या मैक्सिमम आप 1.5 या 2 पेज लिखिएगा, ठीक चलेगा। और 15 मार्क्स में आप लोगों को कितना लिखना है, जिस प्रकार 1 पेज होता है, जैसे 1 पेज होता है इसमें 2 साइड होता है, 2 साइड होता है, जैसे एक साइड 1 पेज ये हो गया और 2 पेज। इसी प्रकार आप लोग कम से कम कितना लिखिएगा, 4 पेज लिखिएगा, 4 पेज कम से कम मिनिमम लिखिएगा पूरा आंसर 15 मार्क्स में। देखिए लोकसभा अध्यक्ष, ये क्वेश्चन काफ़ी VBI है। तो लोकसभा अध्यक्ष सदन की मुख्य अधिकारी और प्रतिनिधित्व होता है, यानी लोकसभा अध्यक्ष जो होता है वो सदन का मुख्य अधिकारी होता है और प्रतिनिधि होता है। प्रतिनिधि मतलब जो हम लोगों का प्रतिनिधि कौन हो गया, तो लोकसभा अध्यक्ष हो गया। उनकी प्रमुख भूमिकाएं इस प्रकार है, सदन का संचालन, यानी सदन कैसे चलता है उसकी संचालन लोकसभा का अध्यक्ष करता है। वह सदन की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं, यानी जितने भी सदन होते हैं, यानी सदन में बैठक, जैसे कि आप लोग देखते होंगे बिल पर चर्चा, बहुत मुद्दे पर चर्चा होती है, तो वह अध्यक्षता कौन करते हैं, लोकसभा का अध्यक्ष ही करते हैं। और कार्यवाही सुचारू रूप से चलाते हैं, यानी जितने भी कार्य होते हैं वो सुचारू रूप से चलाया जाता है। आप लोग देखते भी होंगे जब संसद में बहुत भीड़ हो, यानी बहुत कह सकते हैं शोरगुल होने लगता है, तो क्या करता है, संसद को डिस्ट्रॉय यानी कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया जाता है। निर्णायक मत। निर्णायक मत यानी सामान्यतः निर्णायक मतलब क्या हो गया, अगर दोनों पार्टी में इक्वल हो गया, यानी कोई किसी चीज़ के लिए वोट कराया, सेम पार्टी, यहाँ कह सकते हैं 40 इधर भी नेता सहमत हुए और 40 इधर नेता, तो निर्णायक मत अध्यक्ष देख सकता है, लोकसभा का अध्यक्ष। यानी अगर लोकसभा अध्यक्ष किसी एक पार्टी में चला गया तो उसी पार्टी का निर्णय हो जाएगा, यानी उसके सहमत में बिल बन जाएगा। धन विधेयक। धन विधेयक कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय कौन करता है, अध्यक्ष ही करता है। अनुशासन यानी डिसिप्लिन, वे सदन में अनुशासन बनाए रखते हैं। तो आप लोग देखते होंगे संसद में कितना सारा कहते हैं क्या, पूरा हल्ला होते रहता है। और नियमों का उल्लंघन करने वाले सदस्यों को निलंबित कर सकते हैं। हाँ, अगर कोई सदस्य अगर बहुत हल्ला कर रहा है, यानी देखते होंगे आप लोग संसद में लगता है सब लोग दारू पी के जाते हैं, इतना हल्ला करते हैं। कोई भी सदस्य देखते होंगे आप लोग, कोई हो सकता है शांत रहता है, मोस्ट ऑफ एकदम पूरा चिल्लाते रहते हैं पूरा सदन के दौरान। तो उस जो भी संसद हैं उन सबको निलंबित कर सकता है कुछ समय के लिए, अगर कह सकते हैं पूरा उल्लंघन कर रहा है नियम का। तो इसी प्रकार आप लोग का लोकसभा का अध्यक्ष के विषय में लिखने लगा है। तो नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य, नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य क्या हो जाएगा, तो भारतीय संविधान के भाग 4 में वर्णित नीति निर्देशक तत्वों का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है। यानी क्या क्या उद्देश्य है नीति निर्देशक तत्व का, तो इसका आंसर हो जाएगा लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, यानी लोगों के लिए कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना नीति निर्देशक तत्व का मुख्य उद्देश्य है। इसका मुख्य लक्ष्य जनता के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को सुनिश्चित करना है। तो इसमें क्या क्या करना है, लोगों के सामाजिक जीवन यानी जो भेदभाव हो रहा है उन सबको कम करना है। आर्थिक यानी सबका वेल्थ, यानी कह सकते हैं पैसा, कह सकते हैं सबको इक्वलिटी करना है। जैसा आप लोग देखते होंगे कि समाज में बहुत आर्थिक भिन्नता है, जिसमें किसी के पास बहुत धन होता है, किसी के पास बहुत कम, उसी को सामान्य करना है। राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करना है। तो इसी प्रकार आप लोग फर्स्ट पॉइंट लिखिए। और दूसरा है आर्थिक समानता। आर्थिक समानता में आ जाएगा धन के संकेंद्रण को रोकना, यानी जो धन एक व्यक्ति जमा कर रहा है उसको रोकना। संसाधनों का समान वितरण सुनिश्चित करना ताकि गरीबी कम हो सके, यानी जितने भी संसाधन हैं वो समान रूप से बांटा जाए। ये सब केवल नियम आप लोग को नहीं लगता है, केवल सुनने के लिए बनाया गया है, पालन कुछ होता नहीं है। सामाजिक सुधार, जैसे कि समान नागरिक संहिता UCC का प्रयास, मद्यपान निषेध और गोहत्या पर रोक, ये सामाजिक सुधार हो गए। जैसे कि किन किन पर रोक, समान नागरिक संहिता यानी सभी के लिए समान कानून का प्रयास, मद्यपान यानी मद्यपान में निषेध मतलब जो आप लोग दारू पीते हैं उन सब पर निषेध यानी मना करना, और गोहत्या पर रोक, ये सामाजिक सुधार हो गए। और गांधीवादी आदर्श,
तो गांधीवादी आदर्श में हो जाएगा ग्राम पंचायतों का गठन और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना, यह है गांधीवादी आदर्श। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने का प्रयास करना, यह नीति निर्देशक तत्व का मुख्य उद्देश्य हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए आप लोग का लॉन्ग क्वेश्चन शुरू होता है 15 मार्क्स का, जो आप लोग का आंसर हम लगभग 400-500 वर्डों में दिए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो चलिए कराते हैं पहला क्वेश्चन। भारतीय संविधान में ये जो क्वेश्चन बता रहे हैं, ये क्वेश्चन देख लीजिए, आप लोग के एग्जाम में फिक्स आएगा। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार संक्षिप्त वर्णन करें, यानी समानता के अधिकार में क्या क्या दिया गया शॉर्ट में आप लोग को बताना है। तो आप लोग जानते होंगे संविधान अनुच्छेद 14 से 18 तक क्या बताया गया है, समानता का अधिकार। तो चलिए यहीं डिस्क्राइब करते हैं बढ़िया से। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार नागरिकों के मौलिक अधिकारों का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। आप लोग जानते होंगे समानता का आप लोग को 6 मौलिक अधिकार, यानी हम लोगों को कितना 6 मौलिक अधिकार दिया गया, जिसमें पहला ही है पहला है क्या, समानता का अधिकार, जिस अनुच्छेद है 14 से 18 तक। यह अधिकार संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 तक विस्तृत रूप में दिया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य समाज के सभी व्यक्तियों को कानून के समक्ष समानता प्रदान करना है, समानता प्रदान करना है और किसी भी प्रकार का भेदभाव को समाप्त करना है, यानी समानता का अधिकार यानी सभी को समान करना है। इसका उद्देश्य आप समझ सकते हैं। आप लोग पॉइंट याद रखिए कि अनुच्छेद 14 से 18 में दिया है और यह मौलिक अधिकार का सबसे कह सकते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण भाग है। अनुच्छेद 14 के अनुसार क्या है, राज्य के किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं कर सकता है। यानी कोई भी व्यक्ति हो तो कानून के सभी समक्ष, यानी कानून के सामने सभी समान है और कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया है। यानी अगर आप पर कोई खतरा है तो आप लोग को सुरक्षा दिया जाएगा। इसका अर्थ यह है कि सभी नागरिकों को समान कानूनी सुरक्षा प्राप्त होगी है और यह सिद्धांत रूल ऑफ लॉ यानी कानून का शासन पर आधारित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं होता है। यह सेंटेंस के विषय में आप लोग बताइएगा क्या लगता है आप लोग को। अनुच्छेद 15 में क्या है, अनुच्छेद 15 में है धार्मिक, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव निषेधित करता है। यानी अगर आप लोग का अलग जाति में अलग लिंग है, लिंग मतलब महिला या पुरुष, और होता है एक जेंडर, एक होता है ट्रांसजेंडर, उन सब में भेदभाव नहीं करना चाहिए। जन्म स्थान यानी जैसा कि किसी व्यक्ति का स्थान, जन्म स्थान बहुत पिछड़े समाज में होता है, उस सब पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। हालांकि राज्य सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। यह सकारात्मक भेदभाव और सामाजिक न्याय स्थापित करने का साधन है। जैसे कि इसमें बता रहा है कि जैसे अनुसूचित ST SC होता है, उन सब के लिए अलग प्रावधान कर सकता है, क्योंकि जब समाज हम लोग देखते हैं, जब समाज पहले था तो उसमें छोटे जाति या कह सकते हैं जो SC ST होता है उन सबको शिक्षा नहीं दिया जाता था, इसलिए उनके लिए आरक्षण दिया गया है ताकि उन सब वे लोग भी पढ़ पाए जो पहले नहीं पढ़ पाते थे। और अनुच्छेद 16 में क्या है, सरकारी नौकरियों में समान अवसर, सरकारी नौकरियों में समान अवसर प्रदान करना। इसमें भी आरक्षण का प्रावधान है ताकि पिछड़े वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व मिल सके, यानी पिछड़े वर्ग जो भी हैं उनको अधिक भाग ले पाए, जो भी एग्ज़ाम, जो भी सरकारी नौकरी है उनमें। अनुच्छेद 17 में क्या है, अस्पृश्यता को समाप्त करना, यानी छुआछूत जो भी होता है उस सबको समाप्त करना। इसे आप लोग यह जो आर्टिकल है ये आप लोग बचपन में बहुत बार पढ़ेंगे। इसे अपराध घोषित करता है। यह प्रावधान भारतीय समाज में व्याप्त जातिगत भेदभाव को समाप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो अगला पॉइंट ये तो आप लोग जानते होंगे, अनुच्छेद 17 बहुत बार पढ़े होंगे। अनुच्छेद 18 है उपाधियों को समाप्त करता है। उपाधियों जैसे कि भारत रत्न, ये जो उपाधि है, आप लोग अपना टाइटल, जैसे कि आप लोग जानते हैं सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न मिला है, तो वे लगा नहीं सकते कि अपने नाम के आगे, जैसे कि हमको कोई अवार्ड मिल गया, जैसे कि हमको मिल गया, जैसे आप लोग सचिन तेंदुलकर का ही उदाहरण लेते हैं, जिसके उसको मिला है, सचिन तेंदुलकर जी को मिला है क्या, भारत रत्न। वो अपने नाम के आगे भारत रत्न नहीं लगा सकते, भारत रत्न, सचिन तेंदुलकर, ऐसे जो भी अवार्ड मिला है उन सब का नाम का प्रयोग नहीं कर सकता, जिससे समाज में समानता की भावना बनी रहे। हालांकि शैक्षणिक और सैन्य उपाधियां इससे बाहर है, यानी अगर आप लोग को शैक्षणिक में मिल रहा है तो आप लोग लगा सकते हैं, और सैन्य में जैसे कि मेजर, जनरल, ये सब आप लोग अपने नाम के आगे लगा सकते हैं, लेकिन जो नॉर्मल अवार्ड है ये सब अपने नाम के आगे नहीं लगा सकते हैं। इस प्रकार समानता के अधिकार का केवल कानूनी
समानता ही नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक समानता की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। यह भारतीय लोकतंत्र की नींव को मजबूत करता है, यानी जो बेस है उसको मजबूत करता है, और सभी नागरिकों को सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अधिकार देता है। तो इसी प्रकार आप लोग का आंसर 4 नंबर का होता है कंप्लीट। यहाँ देख लीजिए, आप लोग कम से कम कितना 4 पेज लिखिएगा, पॉइंट बना के लिखिएगा, आप लोग का अच्छा दिखने लगेगा आंसर। 5 नंबर है मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बीच अंतर करना है, यानी क्या क्या डिफरेंस है इन सब में। तो चलिए बताते हैं। मौलिक अधिकार और राज्यों के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के 2 महत्वपूर्ण अंग हैं। तो मौलिक अधिकार जानते हैं आप लोग, संविधान भाग 3 में है, और संविधान भाग 4 में क्या है, तो नीति निर्देशक तत्व है राज्य के। लेकिन दोनों की प्रकृति, यानी जो प्रकृति है, उद्देश्य है और कार्यप्रणाली स्पष्ट अंतर है, यानी इनमें से आप देख सकते हैं कि स्पष्ट अंतर है। मौलिक अधिकार संविधान भाग 3 में दिया गया है, जो आप लोग को बताएं, और ये नागरिकों को व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सुरक्षा प्रदान करता है। यानी जो भी नागरिक, व्यक्तिगत मतलब हमको खुद को, यानी एक व्यक्ति को, प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करता है। इसी प्रकार है ये अधिकार न्यायालय द्वारा संरक्षित होते हैं। अगर आप लोग का कोई कानूनी, जैसे कि कोई भी अधिकार आप लोग का उल्लंघन होता है तो आप लोग न्यायालय जा सकते हैं। अर्थात यदि किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वो सीधे उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। जैसा कि आप लोग देखे होंगे बहुत केस, उन सब में क्या, अगर किसी का मौलिक अधिकार उल्लंघन होता है तो वो क्या करता है, न्यायालय पहुंच जाता है। इसके विपरीत नीति निर्देशक तत्व संविधान भाग 4 में दिया गया है। यह न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकते, यह केवल लोगों के लिए कल्याणकारी, इसमें राज्य अपना मन से लागू करे ऐसी नीति बनाई गई है। अर्थात इनका उल्लंघन होने पर कोई व्यक्ति अदालत में नहीं जा सकता। इनका उद्देश्य राज्य को एक कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए दिशा निर्देश केवल दे सकता है, लेकिन लागू नहीं कर सकता है। आप लोग याद रखिए ये पॉइंट। मौलिक अधिकार नकारात्मक स्वरूप के होते हैं, अर्थात ये राज्य को कुछ कार्य करने से रोकते हैं, जैसे भेदभाव ना करना। जो मौलिक अधिकार होते हैं वो क्या करते हैं, राज्य को रोकते हैं भेदभाव ना करने से। जबकि नीति निर्देशक तत्व सकारात्मक स्वरूप के होते हैं, जो राज्य को कुछ कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, केवल प्रेरित करता है, ये लागू नहीं कर सकता। जैसे समान वेतन, शिक्षा, स्वास्थ्य और आदि प्रदान करना। इसी प्रकार है अगला पॉइंट है, मौलिक अधिकार को व्यक्तिगत हितों में रक्षा करता है, यानी व्यक्तिगत मतलब पर्सनल लोग, सभी लोगों की रक्षा करता है। और इसी प्रकार है, जबकि नीति निर्देशक तत्व सामूहिक होता है। सामूहिक मतलब मिला जुला, जैसे कि समाज, जैसे कि एक लोग है तो वो हो गया व्यक्तिगत, और जब मिल जाए समूह में तो उसे कहा जाएगा सामूहिक या समाज में। सामाजिक कल्याण पर बल देता है। हालांकि दोनों के बीच संतुलन आवश्यक है। सर्वोच्च न्यायालय ने कई निर्णयों में कहा है कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक हैं। पूरक मतलब अगर आप समान हैं तो हम भी समान हैं, तो दोनों इक्वल होना क्या कहलाता है, पूरक कहलाता है। दोनों मिलकर एक ही न्यायपूर्ण और समतामूलक समाज का निर्माण करते हैं, यानी नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार दोनों मिलकर क्या करता है, समतामूलक समाज का निर्माण करता है। इसी प्रकार 2 नंबर का आंसर, यानी 15 मार्क्स का 2 नंबर का आंसर खत्म हो गया। और भारत की न्यायिक सक्रियता की व्याख्या करें। ये क्वेश्चन उतना वीवीआई है नहीं, तो आप लोग देखिएगा, आप लोग को धीरे धीरे स्क्रॉल करते हैं, आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। यहाँ स्क्रॉल करते हैं, यहाँ से देखिए, यहाँ से ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में आ सकता है। भारत के प्रधानमंत्री की शक्तियों और कार्यों का वर्णन करें। तो भारत के प्रधानमंत्री द्वारा कार्यपालिका का प्रमुख होता है। कार्यपालिका मतलब कह सकते हैं संसद का ही प्रमुख होता है। और कार्यपालिका होता है, आप लोग जानते हैं न्यायपालिका, कार्यपालिका, इन सब में डिवाइड होता है। तो कार्यपालिका का प्रमुख जब सबसे टॉप में लिखा जाता है तो किसका नाम लिखा जाता है, तो लिखा जाता है, जैसे कि आप लोग जानते हैं राष्ट्रपति होता है, 3 सदन होते हैं, 3 सभा होते हैं, राष्ट्रपति होता है, कार्यपालिका होता है और न्यायपालिका होता है। तो आप लोग लिख लीजिएगा कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो इसमें कार्यपालिका का सर्वोच्च होता है कौन, प्रधानमंत्री। और इसमें आप लोग न्यायालय तो जानते होंगे, मुख्य न्यायाधीश यानी सर्वोच्च न्यायाधीश होता है। और राष्ट्रपति में तो राष्ट्रपति होता है। तो इसी प्रकार आप लोग का कार्यपालिका में प्रमुख आप लोग का प्रधानमंत्री ही होता है। और वास्तविक शक्ति उसी के हाथों में होती है, यानी जो देश का वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री के ही हाथ में होता है, आप लोग जानते हैं। वह मंत्रिपरिषद के नेता होता है। मंत्रिपरिषद मतलब क्या होता है, जैसे विदेश मंत्री हो गया, वाणिज्य मंत्री हो गया, खेल मंत्री, ये सब जो मंत्री होते हैं उन सबको क्या कहते हैं, मंत्रिपरिषद। और भारत में संसद में 15 मंत्री बनाए जाते हैं, जो खेल मंत्री होते हैं। ये सब जो मंत्री हैं, वित्त मंत्री,
जो भी रेल मंत्री, ये सब जो मंत्री हैं वो 15 मंत्री बनाए जाते हैं, और उन मंत्री परिषद का निर्णय यानी चयन कौन करता है, तो प्रधानमंत्री करता है। और चयन प्रधानमंत्री करता है, लेकिन नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, आप लोग याद रखिए। और सरकार की नीतियों का निर्धारण करता है, यानी जो भी सरकार नीति बना रही है, नियम बना रही है, उन सब का निर्धारण करता है। प्रधानमंत्री की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका मंत्रिपरिषद का गठन करना है, आप लोग को जो बताएं, यानी कौन कौन मंत्री कौन रहेगा उनकी गठन करना है। वह मंत्रियों की नियुक्ति की सलाह राष्ट्रपति को देता है, जो आप लोग को बताएं, और उनके विभागों का वितरण करता है, यानी किसको कौन सा विभाग दिया जाता है। जैसे अभी देखेंगे वर्तमान में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, वित्त मंत्री अमित शाह हैं, ये सब जो मंत्री बांटा गया है, ये प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। प्रधानमंत्री सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों का निर्धारण करता है। यह विभिन्न मंत्रालयों के कार्यों का में समन्वय स्थापित करता है और सुनिश्चित करता है कि सभी विभाग सुचारू रूप से कार्य करें, यानी जितने भी विभाग हैं वो अपने काम अपने बढ़िया ढंग से करें। प्रधानमंत्री संसद में सरकार का प्रतिनिधित्व करता है, यानी जिसकी सरकार, जैसे वर्तमान में बीजेपी की सरकार है तो वर्तमान में बीजेपी का प्रतिनिधित्व करता है। और वह लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है, आप लोग जानते भी होंगे ये पॉइंट, यानी बहुमत दल का नेता ही प्रधानमंत्री, बहुमत दल ही सरकार चलाती है और संसद के कार्यों को संचालित करती है, यानी जितने भी संसद के कार्य होते हैं उनको चलाती है, में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। विदेश नीति के क्षेत्र में भी प्रधानमंत्री की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। वह अन्य देशों के साथ साथ संबंध स्थापित करता है और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व करता है। अगला पॉइंट है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच कड़ी रूप में कार्य करता है। वह राष्ट्रपति को सभी महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी देता है। तो जैसे कि राष्ट्रपति नाम मात्र का होता है, लेकिन राष्ट्रपति के पास नाम मात्र की शक्ति है, लेकिन जितने भी जानकारी होते हैं, सब नियुक्ति जितने भी होते हैं महत्वपूर्ण नियुक्ति, वो राष्ट्रपति द्वारा होते हैं और सभी जानकारी राष्ट्रपति को दिया जाता है। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक नीति, विकास योजनाएं और प्रशासनिक कार्यों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस प्रकार प्रधानमंत्री भारतीय शासन प्रणाली का केंद्र बिंदु है, यानी भारतीय संविधान का केंद्र किसे कहते हैं, केंद्र मतलब सबसे मुख्य है, तो क्या हो जाएगा, प्रधानमंत्री। और देश की प्रशासन, नीति निर्माण तथा विकास में उसकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार आप लोग लिख दीजिएगा, जो 3 नंबर यानी 4 नंबर क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री की शक्तियों और कार्यों का वर्णन करना है। ये आप लोग पॉइंट वाइज बढ़िया से याद रखिएगा और इसी प्रकार लिखना है पॉइंट वाइज आप लोग को। तो देख लीजिए आप लोग का आंसर एक बार। भारतीय संविधान में लोकसभा का गठन, ये भी जो क्वेश्चन है 8 नंबर, ये भी आप लोग के एग्जाम में ठीक से देखिएगा, हो सकता है क्वेश्चन आ जाए, 60% चांस है कि ये क्वेश्चन आ जाएगा। मेजर में नहीं आया तो माइनर में आ जाएगा। तो देखिए ये क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिए, देखते हैं। तो चलिए आप लोग देख लीजिए, एक बार धीरे धीरे स्क्रॉल कर देते हैं, आप लोग पूरा देख लीजिए, आप लोग पढ़ लीजिएगा बढ़िया से, यहाँ देख सकते हैं। और ये 9 नंबर क्वेश्चन नहीं भी पढ़ेंगे तो चलेगा, 9 नंबर उतना PBI नहीं है। 10 नंबर एक बार फिर पढ़ लीजिएगा, 8 पढ़ लीजिएगा, 10 पढ़ लीजिएगा आप लोग। यहाँ देख सकते हैं 10 नंबर देख लीजिए, यहीं तक आंसर था। तो इसी प्रकार आप लोग को पॉइंट वाइज लिखना है, और ये मेजर और माइनर दोनों के लिए उपयोगी था, मेजर और माइनर। और आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जितने भी आप लोग का एग्ज़ाम में पेपर है आप लोग की तैयारी फ्री में कराएंगे। और अगर आप लोग चाहते हैं PDF तो कमेंट कीजिएगा, टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, वहाँ से आप PDF पा सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद।